बड़े बुलडोजर से तो मुसलमानों का शिकार होता है, छोटे बुलडोजर या मिनी बुलडोजर से रोज हर एक शेड्यूल कास्ट परिवार के साथ उसको लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कमर कस के लड़ने की आवश्यकता है। संविधान की हत्या ना हो, लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सपा की आती है। एमपी एमएलए बनके कोई ज्यादती करने के लिए सरकारें नहीं बनती है, बुलडोजर चलाने के लिए सरकारें नहीं बनती है। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज अगर डेटा उठा के देख लिया जाए तो सिर्फ सपा और बसपा के ही वोट मिला लें तो भाजपा का सफाया हो जाए। बंगाल में भी अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो बीजेपी की 10,000 से या 5,000 से ज्यादा किसी भी सीट पे वोट नहीं आते। ममता बनर्जी को हरा देना एकदम साफ हो जाता कि कितनी बड़ी धांधली और घोटाला हुआ। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव होके खत्म हुआ है, हालांकि 5 राज्यों में और भी हुआ है चुनाव। मगर चुनाव से पहले भी हमने एक बात कही थी और आज चुनाव के बाद भी कह रहे हैं कि अगर जो देश में हालात चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसकी एलाइज पार्टीज को, आरएसएस से कनेक्टेड पार्टीज को, अगर किसी भी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे किसी भी सीट में जमानत बचती है तो ये बात समझ लेनी चाहिए, ये इस तरफ इशारा है कि ईवीएम का या इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है। ये ग्राउंड रियलिटी है। इसको किसी भी और तरीके से देखना मैं समझता हूं समझदारी का काम नहीं होगा। ये कहा जाता है कि इसके काउंटर में आरएसएस वाले क्या बोलते हैं, मनुवादी ताकतें क्या बोलती हैं। बंगाल में जो जीत गए वहां ईवीएम नहीं हुआ, दूसरे राज्यों में जीत गए वहां ईवीएम का क्या हुआ, उसके लिए आप नहीं कहते। ये बात हम बहुत दिन से कह रहे हैं और आज फिर जोरदार तरीके से कह रहे हैं। जहां भी जो भी इलेक्शन होगा, अगर वो ईवीएम के जरिए होगा तो उसकी गारंटी कोई नहीं है। उसकी एक बात की गारंटी जरूर है कि इलेक्शन कमीशन और आरएसएस के लोग उसको इलेक्शन का रिजल्ट आखिरी वोट तक तय कर सकते हैं। ये टेक्निकली भी पॉसिबल है। अगर ये टेक्निकली पॉसिबल है तो क्या आरएसएस, बीजेपी और मनुवादी ये काम नहीं करेगी, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। और असल में यही काम हो रहा है। बंगाल में भी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है समझनी, बंगाल में भी अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो बीजेपी की 10,000 से या 5,000 से ज्यादा किसी भी सीट पे वोट नहीं आते। कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, सबकी वोटें इतनी कम हो गई और बीजेपी की वोटें इतनी ज्यादा आ गई। ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम का इस्तेमाल बंगाल में भी हुआ। ममता बनर्जी को हरा देना एकदम साफ हो जाता कि कितनी बड़ी धांधली और घोटाला हुआ है, बावजूद इसके कि हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं पब्लिसिटी करने पर, अपनी क्रिमिनल मीडिया के जरिए, माहौल बनाने पर, जो इनके ट्रोल आर्मीज है उसके जरिए, और उसके बाद जो ये एग्जिट पोल्स कराए जाते हैं, ये सब इसीलिए कराए जाते हैं कि जस्टिफाइड रहे, लोगों का जहन बन जाए कि हाँ बीजेपी जीत रही है। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि इसका लॉजिक 2 तरह का दिया जाता है। लॉजिक ईवीएम के जरिए चुनाव कराने, पहला जो लॉजिक दिया गया था वो है कि इसमें टाइम कम लगता है। जो इंपेरिकल डाटा है वो इस बात को साफ साफ जाहिर कर देता है कि टाइम जो है पेपर बैलेट से कम लगता था, टाइम जो है तब कम लगता था, अब ज्यादा लग रहा है। तो पहला फायदा उसका 0 हो गया। दूसरा फायदा उसका ये बताया जाता है कि उससे पैसे कम खर्च होते हैं। ये भी मिथ्या जो क्रिएट की गई थी ये खत्म हो गई। पैसे भी ईवीएम के जरिए चुनाव कराने में ज्यादा खर्च हो रहे। एक आखिरी जो लेटेस्ट अभी एक बहाना जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि कागज अगर पेपर बैलेट होंगे तो एनवायरमेंट पे बड़ा असर पड़ेगा, पेपर बैलेट इसलिए नहीं होनी चाहिए। तो इसका भी जवाब, एक छोटा सा ही जवाब मैं आपको देना चाहता हूं कि प्लास्टिक के बैलेट हो सकते हैं, रीयूजेबल बैलेट हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल बैलेट होने चाहिए। मतलब इस तरह का बैलेट होना चाहिए जो हाथ में रहे, फिजिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए। इस फिजिकल बैलेट से किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा, यह है बुनियादी बात। लेकिन फिजिकल बैलेट नहीं करना है। इससे फायदा है आरएसएस और मनुवादी ताकतों को। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो अगर इस बात को मजबूती के साथ उठाएं और इस भुलावे में मत आए, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी क्या कर रही है, कुछ स्टेटों में जीतने दे रही है।
हालांकि वो किसी भी स्टेट में कहीं भी जीत सकते हैं, किसी भी स्टेट में कहीं भी किसने भी नंबर से जीत सकते हैं। वो इसलिए कि उनकी ताकत जनता को बेवकूफ बना बना के इतनी बढ़ जाए, तब किसी भी एक चुनाव में बीजेपी और आरएसएस का कोई भी कैंडिडेट नहीं हारेगा। जैसे बहुत सारे देशों में आप लोगों ने देखा है कि 90% 95% मेजॉरिटी से लोग जीतते हैं, वही स्थिति भारत में होने जा रही है अगर हम लोग पहला काम ईवीएम से छुटकारा नहीं प्राप्त करेंगे। तो एक हमें बड़ी मुहिम ईवीएम के खिलाफ चलानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन हटाने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, खास तौर पे जहां जहां अपोजिशन की सरकारें हैं, उनको अपनी असेंबलीज में रेजोल्यूशन पास करके भेजना चाहिए। तीसरी बात कि जब तक ईवीएम से चुनाव बंद नहीं होते हैं तब तक कभी रास्ता, मैं बताना चाहता हूं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात को समझना चाहिए कि 65 से ज्यादा कैंडिडेट अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे तो वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता, फिजिकल बैलेट का इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। और ये एक रास्ता है जिसको हम तुरंत अपना सकते हैं किसी भी इलेक्शन में। अब एक चुनाव आयोग इस बात के लिए तो बहुत जोर लगा रहा है कि सभी लोगों को वोट देना चाहिए, ये कैंपेन, ऑफिशियल कैंपेन्स लॉन्च होते हैं। उसी तरीके से इलेक्शन लड़ना भी हर एक वोटर का अधिकार है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्शन भी लड़ना चाहिए, इसका भी एक संवैधानिक हमारी हक है। तो इसके लिए भी कैंपेन चलाई जानी चाहिए। खास तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज न्यूट्रल चुनाव चाहती हैं, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि इंडिपेंडेंट कवरिंग कैंडिडेट मिला के 65 से ज्यादा किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, ताकि ये ईवीएम का जो एक बहुत बड़ा खतरा है वो अभी से दूर हो सके, आज से ही दूर हो सके। इसके बाद अब एक एनालिसिस मैं इस पे भी करना चाहता हूं कि एक दहशत का माहौल सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में भी उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, बुलडोजर ले जा। और इस बुलडोजर का शिकार मनुवादी ताकतों ने हमेशा से सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को किया है, उसके बाद मुसलमानों का नंबर आता है और दूसरा उसके बाद फिर ओबीसी का नंबर आता है, दूसरी माइनॉरिटीज का नंबर आता है। लेकिन सबसे बड़ा शिकार बड़े बुलडोजर से तो मुसलमानों का शिकार होता है, छोटे बुलडोजर या मिनी बुलडोजर से रोज हर एक शेड्यूल कास्ट परिवार के साथ उसको लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है। वो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगहों पे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है दोबारा शुरू हो जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि इस बुलडोजर से डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव से पहले भी ये बात मैंने कहा थी, आज फिर कह रहा हूं कि अब जो ऑपोजिशन पार्टियां उत्तर प्रदेश में, खास तौर पे समाजवादी पार्टी और दूसरी जो पार्टियां हैं, बसपा है जो, और दूसरी भी बहुत सारी पार्टियां हैं, AIM भी है, उसमें असफा भी है, उसमें दूसरी भी पार्टियां हैं बहुत सारी, पीस पार्टी है, WPI है, SDPI है, उलेमा काउंसिल है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो चुनाव हार गई। तो हर चुनाव जीतना ही इलेक्शन का एक अल्टीमेट मोटिव नहीं होता है या एम नहीं होता है। जो चुनाव हार भी गए कैंडिडेट, उनकी भी लोकतंत्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहली बात कि वो संविधान के हिसाब से ही जो जीता हुआ MLA है वो काम कर पाए, वरना उसकी मुखालफत करना ये लोकतंत्र की, उनकी ऑपोजिशन पार्टियों की जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब सपा की आती है, क्योंकि उसके कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा जगहों पे या तो पहले नंबर पे आए हैं, ऑपोजिशन पार्टियों में बता रहा हूं, या दूसरे नंबर पे आए। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब संविधान की हत्या ना हो, लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सपा की आती है। उसके बाद बसपा की और दूसरी पार्टियों की भी आती है कि आज ही से कमर कस के खड़े हो जाएं। कोई भी जो व्यक्ति MLA बन गया है वो कोई मालिक नहीं बन गया है जनता का, वो एक सेवक बना है, उसको सेवक बना के रखने की जिम्मेदारी लोकतंत्र में ऑपोजिशन की होती है। इसलिए लोग घबराएं और डरें बिल्कुल नहीं। और हम भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा मिशन जो हम चला रहे हैं, उसमें भी कोई और नहीं भी करेगा तो हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम तो उत्तर प्रदेश में भी और दूसरी जगहों पर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा एम है कि संविधान से देश चलेगा, बाबा साहब के, किसी और चीज से नहीं चलेगा। और MP MLA बन के कोई ज्यादती करने के लिए सरकारें नहीं बनती है, बुलडोजर चलाने के लिए सरकारें नहीं बनती है। तो हम जो पब्लिक सर्वेंट बने हैं, जो अपनी नौकरी मांगकर नौकरी प्राप्त की है जनता से, वो नौकरी ही करें, मालिक बनने की कोशिश ना करें, डराने धमकाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का ऐलान कर रहा है कि यूपी में
संविधान से सभी एमएलए काम करेंगे, सरकार काम करेगी, हम लोग बड़े लेवल पे कैंपेन चलाएंगे और इसकी जिम्मेदारी कैंपेन चलाने की हमसे भी बड़ी सभी ऑपोजिशन की पार्टियों से। एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो मैंने आज बहन मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसमें बहुत सही दर्द उनका उभर के आ रहा था, तो उसके बारे में मैं टिप्पणी करने बगैर नहीं रह पा रहा हूं, अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। उन्होंने बहुत सही शिकायत की है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने उन्हें वोट नहीं दी, और यह भी शिकायत की उसके बाद कि उनका अपना समाज जो है उसके अलावा दूसरे लोग भी उनसे दूर चले गए एक साजिश के तहत। इसके बारे में बहुत ही मैं नम्रता से ये बात कह रहा हूं कि ये बात बहुत ज्यादा 100% सही है। अगर मायावती जी की पार्टी जो काशीराम साहब का, अगर जो बाबा साहब का तरीका था उस पर अगर रहते, और वो होंगी दिल से, मुझे इस बात में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो नजर आ रहा था, जो हम लोगों को नजर आ रहा था, और हमने मुस्लिम समाज को और दूसरे सभी समाजों को पिछले बहुत सालों से पूरी कोशिश करके ये समझाने की कोशिश की है, जो काशीराम साहब ने और बाबा साहब ने हमें समझाया था कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के अलावा जो भी कम्युनिटीज हैं वो जो है उत्पीड़न करने वाली हैं, वो एक्सप्लॉयटर्स हैं और वो मनुवादी मानसिकता की हैं, ज्यादातर लोग उनमें से होते हैं। तो जो बहन मायावती जी के जो लोग पीछे खड़े थे, जो लोग पीछे खड़े रहकर फेस बन गए थे इस पवित्र मूवमेंट का, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज, इसके अलावा तो किसी की वोट की जरूरत ही नहीं है हमें, तो किन वोटों की तलाश में ये साजिश के ऊपर भी बहन जी को ध्यान देना चाहिए। और जो उन्होंने उम्मीद की है SC ST OBC और माइनॉरिटीज के सभी लोग आज भी एक साथ खड़े होंगे, और उसमें आज तो कम से कम इतना बड़ा दिल रखना चाहिए सबको कि इसमें किसी को भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के किसी भी ऐसे व्यक्ति को, किसी भी ऐसी पार्टी को जो RSS और BJP से अलायंस डायरेक्ट ना हो जिसका, उसके ऊपर आक्षेप लगाना आज मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मायावती साहिबा को यह देखना चाहिए कि पीछे खड़े रह के किसने पीठ में चाकू मारा है, किसने पीठ में खंजर भोंका है, और वो खंजर ऐसा था कि जो हम जैसे लोगों को डरा रहा था, दहशत करा रहा था कि ये व्यक्ति, मायावती जी पे तो सब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो पीछे खड़ा है, जो ऐसा इंप्रेशन दे रहा है कि मैं ही सर्वे सर्वा हो गया हूं, तो उससे हम लोग डरते हैं। मैं खुलेआम बता रहा हूं, उस मनुवादी मानसिकता से हमने मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत मुश्किल से समझाया है कि असली दुश्मन जो है ये हैं, बाकी सब हम दोस्त हैं। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग तो हम एक जैसे ही हैं, पीड़ित हैं, हमारे साथ पीड़ित, हमें तो मारा पीटा कुचला दबाया जा रहा है, तो उस पे हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी को बहुत मुश्किल से समझाया है। तो उस वजह से बहन जी को यह समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग, ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के बल्कि दूसरी कम्युनिटीज के, जो उनके समाज से नहीं आते, जो उनसे प्यार करते हैं, वो मजबूरी में डर के, घबरा के उनसे दूर हुए। उनसे नहीं, जो उनके पीछे चेहरा नजर आता है ना, जो मनुवादी मानसिकता का चेहरा है, उनको कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। खास तौर पे बाबा साहब को जो मानता है, इन लोगों पे विश्वास करना अपने आप को धोखा देना ही है, और वही उसका अंजाम हुआ है। वरना, और आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज, अगर डेटा उठा के देख लिया जाए तो सिर्फ सपा और बसपा के ही वोट मिला लें तो भाजपा का सफाया हो जाएगा, बिल्कुल सफाया हो जाएगा। और यह बात भी दुरुस्त है कि अगर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, और जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, वही एक हो जाए तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम लोगों की भी पीड़ा समझनी चाहिए, हम लोगों का डर मायावती जी को समझना चाहिए कि हम उस चेहरे से और उस मानसिकता से समझ गए हैं उसे, अब हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। जहां भी ऐसा कोई चेहरा नजर आएगा, हम उस पर शक करेंगे और उससे डरेंगे, और सही डरेंगे और उससे भाग खड़े होंगे। ये मेरी एनालिसिस है। अगर आज भी इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा तो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग मिलकर मनुवादी मानसिकता की इस मानसिकता को देश से खत्म कर देंगे, क्योंकि इंसाफ और बराबरी हमारे संविधान का सबसे बड़ा अंग है। इंसाफ और बराबरी
इस मनुवादी मानसिकता के अलावा सभी लोग इसके पालन करने वाले हैं। तो मुझे बस यही कहना था कि डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जैसा मायावती जी ने भी कहा, कमर कस के लड़ने की आवश्यकता है। कोई MP MLA सरकार बना के कोई मालिक नहीं बन जाता है, नौकर बनता है। जनता मालिक है और अपोजिशन की और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों में डर का माहौल ना पैदा होने दें, बहादुरी के साथ खड़े हों। देश हमारा है, SC ST OBCs और माइनॉरिटीज का, वही देश पे राज करेंगे। हम 87% है, बाकी लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, राज हम ही करेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम किसी भी तरीके से एक साथ आए और देश को सही दिशा में दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।